लखनऊ के एक बड़े शायर जोश मलियाबादी का एक शेर है कि एक दिन कह लीजिए जो कुछ है दिल में आपके, एक दिन सुन लीजिए जो कुछ हमारे दिल में है। और जब बात कहने और सुनाने की आती है तो लखनऊ के लोगों का जवाब नहीं। यह जायका सिर्फ टुंडे कबाब में नहीं है, बल्कि उस बयानी में ज़्यादा है जिसमें ये लोग कहते दिख जाते हैं कि जनाब पहले आप। तहजीब और अदब के इसी शहर में एक सपना पल रहा था जिसे ऊंचाइयां छूनी थी और यह समझना था कि देश के हुक्मरान पैसे का पहिया कैसे और किधर घुमा रहे हैं। तो फिर क्या था? सपनों ने उड़ान भरी दिल्ली की। ब्लूमबर्ग और कॉगेंसिस जैसी संस्थाओं ने इन सपनों को पंख दिए और फाइनेंशियल जर्नलिस्ट का तमगा पहना दिया। लेकिन ऐसे ही कोई पत्रकार नहीं बन जाता। कितने ही गुरुओं और विश्वविद्यालयों से प्राप्त ज्ञान का ऋणी होना पड़ता है। और जो शख्स हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनकी ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। ला मार्टिनरी कॉलेज लखनऊ, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड AGK MCRC, जामिया मिलिया इस्लामिया। जीवन में बहुत पड़ाव है और एक पड़ाव ऐसा आया जिस पर यह विचारा गया कि अब सिर्फ संचार करना ही नहीं है, संचार पढ़ाना भी है। WIPS-TC यानी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, जिसमें ये रिकॉर्डिंग चल रही है, इसके साथ ही अमिटी यूनिवर्सिटी, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन में भी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल छात्रों को पत्रकारिता और जनसंचार पढ़ा चुके हैं। इसके अलावा गुयाना, मालदीव्स और अफगानिस्तान से पत्रकारों के साथ साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज 2021 के बैच के प्रोफेशनल्स और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के कोचेस को मीडिया ट्रेनिंग दे चुके हैं। यानी कहन से शुरू हुआ ये सफ़र सुनाने पर आ गया। बहुत धैर्य से आपने मुझे सुना और अब हम सुनेंगे डॉक्टर देवांग चतुर्वेदी को। एक शेर है कि कौन कहता है मोहब्बत की जुबा होती है, कौन कहता है मोहब्बत की जुबा होती है, ये बात तो आंखों से बयां होती है। और सर आपकी आंखों से आज लखनऊ झलक रहा है, तो हम बात शुरू करते हैं लखनऊ से। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। महाजन आभार। धन्यवाद सचिन, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी, तो बताइए सर कैसे शुरू हुआ आपका सफ़र? लखनऊ से शुरू करेंगे हम बात। देखिए, मैं लखनऊ के बारे में आपसे थोड़ी सी बात करूंगा जी। मेरा जन्म लखनऊ में हुआ सन 1989, 23 अक्टूबर सन 1989 को लखनऊ के विवेकानंद अस्पताल में मेरा जन्म हुआ। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो नोटेड एक स्टैटिस्टिशियन थे जो कि प्लानिंग कमीशन में कार्यरत थे। मेरे फादर यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में कार्यरत थे। और उसके बाद से मतलब लखनऊ से जो सफ़र शुरू हुआ तो वो एक ऐसा सफ़र है कि जिसके बारे में मैं जितना ज़्यादा बोलूं उतना ही कम लगता है। बिकॉज लखनऊ एक इमोशन है। लखनऊ को आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, एक एहसास है लखनऊ। और जब तक आप उसको बहुत करीबी से नहीं जानेंगे तब तक आपको ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा समझना कि मतलब क्यों लखनऊ वाले इतना क्यों उनको इतनी मोहब्बत है अपने शहर से। तो मैं बस यही आपसे कहूँगा कि लखनऊ से जो सफ़र स्टार्ट हुआ तो वो अभी सफ़र जारी है और वो कहाँ जाके रुकेगा, कहाँ थमेगा, इसके बारे में ना मुझे आइडिया है और ना शायद आपको भी उसके बारे में आइडिया होगा। तो जैसे लखनऊ तो हम जानते हैं कि तहजीब और अदब और नवाबों का शहर है, जायके का शहर है। और स्वतंत्रता संग्राम, पहला स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वो भी लखनऊ, उसके लिए भी जाना जाता है। ऐसे ही किसी शायर ने नहीं कहा है कि तेरी जुल्फों में लिपट कर मैं यूँ आबाद हो जाऊं, जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं। तो अमीनाबाद में वो जगह और वो मार्केट है, वो जानते हैं हम लोग। लेकिन लखनऊ का एक ऐसा पहलू जरूर होगा जो आप जानते होंगे, लखनऊ के तमाम लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे दिल्ली में रहने वाले नहीं जानते होंगे। तो दिल्ली वालों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे लखनऊ के बारे में? देखिए, लखनऊ से जुड़ी मैं दो बातें करना चाहूँगा। एक तो लखनऊ नज़ाकत का शहर है। जी बिल्कुल, हर चीज़ में नज़ाकत है। आप बात करेंगे, अब आपने एक वो वीडियो क्लिप देखा होगा, ठीक है, वो वो एक नवाब साहब थे लखनऊ के, बड़ी फेमस उनकी पर्सनालिटी थी, थोड़े काफ़ी बलशाली और हट्टे कट्टे थे और ऐसे उनकी मूछें रहती थी। उनका एक वो शो आता था हाईवे ऑन माई प्लेट विद रॉकी एंड मयूर, तो उसमें वो नवाब साहब का एक वीडियो था। तो उसमें उन्होंने बड़े सलीके से, बड़े तरीके से समझाया है कि लखनऊ में कैसे हर चीज़ को डिफाइन किया जाता है। और जैसे अगर हम कबाब की बात करें, बिल्कुल, तो कबाब क्या है? कबाब सेके जाएंगे, ठीक है। और अगर टिक्की की बात करें तो टिक्की सेकी जाएगी, ठीक है। टिक्की तली नहीं जाएगी, टिक्की सेकी जाएगी, सेकी जाएगी।
तो भाषा पे काम, भाषा पे काम है, भाषा शब्दों का चयन बहुत होता है, बहुत जरूरी। वहीं से ही नजाकत आती है जी, वहीं से शहर में नजाकत आती है। नजाकत आपको लखनऊ के हर उस एक उस बाशिंदे में मिलेगी जिससे आप जिससे बात करेंगे, उसका एक अपना लहजा है बात करने का, उसका एक अपना तरीका है, एक ठहराव है उस शहर में। आज वो शहर बहुत एडवांस्ड हो गया है भाई, बड़े बड़े मॉल्स खुल गए, बड़े बड़े ऑफिसेस खुल गए। आई थिंक सारे जितने कॉर्पोरेट्स हैं सबके ऑफिसेस लखनऊ में मौजूद हैं, लेकिन वो जो एक ठहराव है उस शहर में, वो ठहराव मुझको बाकी शहरों में नहीं मिलता। शायद यही दिल्ली और लखनऊ दोनों को अलग करता है। बहुत बिल्कुल आपने सही फरमाया कि दिल्ली और लखनऊ को जो एक चीज अलग करती है वो ठहराव अलग करता है। भाई साइज भी अलग है, भाई लखनऊ दिल्ली के कंपैरिजन में छोटा शहर है बिल्कुल, और लखनऊ और भाई दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, दिल्ली राजधानी है। और एक तो बात ये हो गई, दूसरी बात मैं कहूंगा तलफ्फुज पे बहुत काम किया जाता है। तलफ्फुज क्या है? तलफ्फुज उस प्रोनाउंसिएशन। लखनऊ का जरूरी नहीं है, जैसे कि क्या है, क्यों मतलब क्या माइंडसेट है? माइंडसेट ये है कि भाई कोई अगर जैसे मुस्लिम है फॉर एग्जांपल, तो उसको उर्दू का उनको आइडिया ज्यादा होगा, या उनकी जो उर्दू की तालीम होगी वो ज्यादा बेहतर होती है बाकियों से। भाई मैं उस धर्म का नहीं हूँ, ठीक है, मेरा धर्म अलग है, लेकिन मेरा भी एक तलफ्फुज है। वो तलफ्फुज हमको कहीं से कोई सिखाता नहीं है, वो उस शहर की नजाकत, उस शहर की अदायगी में वो तलफ्फुज जो है वो इतना मरहूम है कि वो आपके जहन में वो तलफ्फुज उठ के आता है। और आप नोटिस कर रहे होंगे कि मेरी जो नॉर्मल जो बातचीत होती है, जो मेरा जिसको कॉमन पार्लेंस हम कहते हैं, उसमें इतनी उर्दू है कि वो उर्दू, सो दिस इज आई थिंक व्हाट डिफरेंशिएट्स लखनऊ एंड दिल्ली। बिल्कुल। तो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि आपने लखनऊ के बारे में बहुत कुछ बता दिया है जी। अब आपसे शुरू करते हैं जी। आपके घर से शुरू करते हैं। घर में कौन कौन है और कौन वो रहा जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करा? देखिए, मेरे घर में फिलहाल मेरे माता पिता हैं जी, मेरा छोटा भाई है जी, माता पिता से ऊपर मेरी दादी हैं जी, और मेरे चाचा हैं, मेरी चाची हैं, उनका लड़का है, और मेरी बुआ हैं। अगर मैं प्रेरणा की आप मुझसे बात करेंगे तो शायद मुझको जितना इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर मेरे ग्रैंडफादर या मेरे बाबा का रहा, जी, उतना इन्फ्लुएंस किसी का नहीं रहा। क्या वजह रही? वजह ये रही कि एक तो उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था एंड बहुत क्रिएटिव आदमी थे, और जो उनको पढ़ने लिखने का शौक था तो वो पढ़ने लिखने का शौक कहीं मेरे अंदर था। एक वो जो नेचुरल क्यूरियोसिटी की हम बात करते हैं, वो क्यूरियोसिटी जो डेवलप हुई और जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे प्रोफेशन के लिए, वो क्यूरियोसिटी उनकी वजह से डेवलप हुई। उन्होंने मुझको बचपन में अखबार पढ़ना सिखाया। अच्छा। उन्होंने मुझको किताब पढ़ना सिखाया। और बचपन में आप जानते होंगे कि भाई हिंदू घरों में एक मुंडन की सेरेमनी होती है। मुंडन की सेरेमनी से पहले एक पट्टी पूजन होता है, तो पट्टी पूजन उन्होंने ही मेरा कराया था। भाई वो ग्रैंडफादर थे, उन्हीं का ही राइट था पट्टी पूजन कराने का। तो मुझे लगता है कि वहाँ से जो मेरा उनसे कनेक्शन बना, वो कनेक्शन ऐसा है कि वो उनको आज गुजरे हुए 13 साल हो गए, लेकिन कोई भी ऐसा दिन नहीं होता है कि शायद जब मैं उनके बारे में नहीं सोचता हूँ या मुझे ये नहीं लगता कि उनका इम्पैक्ट मेरी लाइफ में क्या रहा। तो शायद सबसे ज़्यादा अगर मैंने किसी को अपना रोल मॉडल माना या मैं किसी से प्रेरित हुआ तो मैं अपने ग्रैंडफादर से। मुझे एक बात जब आपने बताई कि अखबार पढ़ना आपको आपके दादाजी ने सिखाया, तो आज की डेट में अखबार पढ़ना कितना ज़रूरी है? मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। मैं आज भी मैं कम से कम दिन के एटलीस्ट 2 से 3 अखबार में पढ़ता हूँ जी। और मैं हिंदी, इंग्लिश, भाई उर्दू मैं समझ सकता हूँ लेकिन मैं उर्दू पढ़ नहीं सकता, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी के दो अंग्रेजी के अखबार और एक हिंदी का अखबार तो मेरे बहुत अच्छा लगता है। और डिफरेंस मुझे ये लगता है कि जो रिपोर्टिंग हिंदी के अखबार में, जो लोकल रिपोर्टिंग होती है, वो अंग्रेजी के अखबार में नहीं हो सकती। और अंग्रेजी का अखबार पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो पर्सपेक्टिव आपको अंग्रेजी का अखबार देता है वो आपको हिंदी का अखबार नहीं देता। तो यही डिफरेंस है। तो मुझे लगता है अखबार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और जहाँ तक कि अगर रीजनल अखबार की बात करें लखनऊ के, तो मतलब कौन से अखबार आप पढ़ते थे उस टाइम पे? कौन से चलते थे? भाई देखिए, लखनऊ में प्राइमरली तो इंग्लिश के अगर मैं पेपर्स की बात करूं तो जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे घर में पायनियर आता था। तो पायनियर एक बड़ा लीडिंग पब्लिकेशन होता था लखनऊ का। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर टाइम्स ऑफ इंडिया आया, हिंदुस्तान टाइम्स भी आया। पर्सनली मुझे इंडियन एक्सप्रेस बहुत पसंद है, लेकिन मेरे घर में किसी को इंडियन एक्सप्रेस नहीं पसंद है, बिकॉज थोड़ा सा जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है इंडियन एक्सप्रेस को लेकर के। अच्छा। ठीक है। तो और लखनऊ में इंडियन एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ भी है। अच्छा। ठीक है। तो अंग्रेजी का तो अखबार ये होगा। हिंदी के अखबारों में दैनिक जागरण है, अमर उजाला है,
तो अमर उजाला आई थिंक बहुत बहुत एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर है उस बेल्ट के लिए, और आई थिंक मुझे लगता है कि हर घर में प्राइमरली एक अमर उजाला या दैनिक जागरण या राष्ट्र सहारा या चौथा हिंदुस्तान, इन चार हिंदी के न्यूज़पेपर्स में से ही कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है। हाँ, अब थोड़ा सा बात करेंगे थोड़ा विचारधारा, मतलब किस तरह का माहौल था घर में और किस तरह की विचारधारा थी लोगों के बीच में, और वहाँ से आपने अपना रास्ता कैसे चुना, मतलब जैसे फाइनेंशियल जर्नलिस्ट आप बने तो वो चीज़ कहाँ से आई, और फिर दिल्ली तक का सफ़र, तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल जर्नलिज्म की जहाँ तक मैं बात करूँगा तो मुझको लगता है कि आई वॉज ऑर्डेन्ड फॉर फाइनेंशियल जर्नलिज्म। उसका रीज़न ये है, बहुत सिंपल सी मैं आपको बताता हूँ। मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मैंने आपको बताया वो स्टैटिस्टिशियन थे, बहुत ही नोटेड स्टैटिस्टिशियन थे और प्लानिंग कमीशन में कार्यरत थे। तो नंबर्स एंड इकोनॉमिक्स का हम लोग के घर में शुरुआत से ही बहुत मतलब वो था, बहुत आप ये कह लीजिए कि मतलब वी हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑफ नंबर्स, बातचीत में ही वो झलकता था। ठीक है, तो वो भाई उन्होंने ही मुझे, टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो मुझे अगर इकोनॉमिक्स किसने पढ़ाई तो उन्होंने ही मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाई। उसके बाद मेरे फादर ने, वो आपके भाई फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं मेरे फादर, और भाई उनकी सारी पढ़ाई अकाउंटेंसी की हुई, राइट। तो एक बात हो गई, मेरे जो अंकल हैं, जो मेरे चाचा हैं, वो कमर्शियल टैक्स के लॉयर हैं जी। तो वो लॉ में भी, मतलब लॉ में जनरली क्या होता है, आप सुनते होंगे कि लॉ भाई क्रिमिनल लॉयर होते हैं, सिविल लॉयर होते हैं, यहाँ पे टैक्सेशन का लॉयर है, विच इज़ वेरी डिफरेंट। तो वहीं से ही आप ये समझ लीजिए कि वो, आई थिंक मुझे लगता है कि वो नेचुरली गिफ्टेड था। मेरे नंबर्स की एबिलिटी आज भी, मतलब मैं देखता हूँ कि मेरी जैसे जो नंबर्स, बड़े बड़े फिगर्स के साथ या बड़े नंबर्स के, लोगों को एक फोबिया होता है, मुझे कभी वो फोबिया था नहीं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आई वाज ऑर्डेन्ड टू बिकम अ फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। कॉलेज में आए आप, स्कूल में रहे, कैसा सफर था, कैसे लोग मिले, कैसे दोस्त मिले? देखिए, स्कूल के बारे में बात करूंगा तो मैं लमाटनिया बॉयज कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ। इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस। दुनिया में बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको कि बैटल ऑनर्स से नवाजा गया है। लमाटनिया इज वन ऑफ देम। और अगर आपने उसकी बिल्डिंग देखी होगी लखनऊ में, अगर आपने उसकी तस्वीर देखी होगी तो उसकी तस्वीर देख करके ही आपको लगेगा कि ये स्कूल कम, ये पैलेस ज़्यादा लगता है, बिकॉज इट्स अ पैलेस टेक्निकली स्पीकिंग। फोर्ट्रेस कह लीजिए, पैलेस कह लीजिए, उसकी वही एडिफिस थी। तो एक नेचुरली एक स्कूल का एक बहुत प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस होता है। मुझे कॉन्फिडेंस जिसको कि मैं कहता हूँ, whether it's speaking in English or speaking in Hindi or whether it's speaking in Urdu, तो वो कॉन्फिडेंस मुझको लगता है मेरे स्कूल ने सिखाया। तो मैं अपने स्कूल के लिए, मतलब मैं बहुत I was always a very devoted student as far as my school was concerned and I really liked my school। मतलब और वो जो एक एक्सपोजर जो मैंने लमाटनियर में लिया, वो एक्सपोजर ने मुझको मेरे दिल्ली के सफ़र में बहुत साथ दिया। और कॉलेज लाइफ पे आते हैं जी। तो कॉलेज लाइफ कैसी गुजरी आप? देखिए, उसमें मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट बताना चाहता हूँ। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं लॉयर बनूं जी, मैं लॉ की पढ़ाई करूं, मैं लॉयर बनूं। उसके 2-3 रीजन थे। तो वो भी टैक्स लॉयर? हाँ, वो तो मेरे चाचा ही टैक्स लॉयर थे। तो एक तो रीजन यही था कि तुम इस प्रैक्टिस को ही आगे लेकर के जाओ। दूसरा पॉइंट ये था कि मेरी एक तो कुछ मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते थे कि तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है, इट्स वेरी वेल सूटेड फॉर अ लॉयर। कि तुम्हारे बात करने की, एक तो तुम्हारी आवाज़ बहुत बुलंद है, बहुत ऊंची आवाज़ है, और बाकी तुम्हारा मतलब ये कि तुम्हारा लॉजिकल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, तुम्हारा एक नेचुरल क्यूरियोसिटी है चीज़ों को जानने की। और तीसरी चीज़ ये है कि जो तुम्हारी एक जो पकड़ है टेक्निकलिटीज़ को लेकर के, वो इट विल ऑलवेज हेल्प यू। बट समहाउ मैंने, भाई सबने उस ज़माने में क्लैट शुरू हुआ था, तो मैंने क्लैट का एग्ज़ाम दिया, मैंने क्लैट क्लियर कर लिया और मेरा आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली में मेरा एडमिशन हुआ। क्लैट के बेसिस पे नहीं हुआ था, उसका अलग एंट्रेंस दिया था, उस पर मेरा एडमिशन हुआ। तो आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में क्या था कि अगर मैं वहाँ जाता पढ़ने, तो वहाँ से मेरी कमिश्निंग हो जाती इंडियन आर्मी के अंदर। तो माय फादर समवेयर वांटेड कि मैं उस करियर ऑप्शन को चूज करूँ, लेकिन वो एक दिमाग का कीड़ा होता है, तो वो दिमाग का कीड़ा वो जर्नलिज्म में अटका हुआ था। क्योंकि अखबार में आपको एक एनेक्डोट और छोटा सा सुनाता हूँ। मेरा 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम था और माय मदर वाज वेरी कंसर्न कि भाई बोर्ड का पेपर है, मुझे अखबार पढ़ने की इतनी बीमारी है
कि मेरे घर पे सुबह अखबार आता था, तो अखबार वहाँ मेरे घर में गाड़ियाँ, जैसे घर में गाड़ी लगी रहती हैं, तो वो अखबार डालता था तो गाड़ी के नीचे चला जाता था। तो उस दिन उसने अखबार डाला तो वो बाहर गिरा, लेकिन माई मदर इंश्योर्ड कि उसको गाड़ी के नीचे पुश कर दें कि मेरे हाथ में अखबार ना पड़े और जब मैं 1 घंटा अखबार ना पढूं। आई गॉट सो फ्यूरियस, मैंने स्कूटर निकाला, मेरे पास में घर के पास में एक मार्केट है, मैं वहाँ से एक अखबार ले करके आया, मैंने अखबार पढ़ा, उसके बाद मैंने अपना बोर्ड का एग्ज़ाम लिखने मैं गया। तो यू कैन, व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू इज कि वो जो जर्नलिज्म का कीड़ा था वो वहीं शायद इट हैड ऑलरेडी टेकन शेप। मेरी मदर ने मुझसे 1 महीना बात नहीं की, शी डिड नॉट स्पीक टू मी फॉर 1 मंथ। जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ को छोड़ करके मैं एक जर्नलिज्म का करियर टेकअप करने जा रहा हूँ। तो शुरुआत से आप बागी थे? कह सकते हैं मैं बहुत बागी था। अब तो मैं बहुत टेम डाउन हो गया हूँ, but I was a rebel of a sort। तो बस यही हुआ, तो वहीं से ही बस यही मेरा, यहाँ से मेरी कॉलेज की लाइफ स्टार्ट हुई। जी। जोश मलियावादी जी बहुत बड़े शायर है लखनऊ के, उनका एक शेर है कि किसी का ऐहद जवानी में पारसा होना। हम अपने दर्शकों को पारसा का मतलब समझाते हैं। पारसा का मतलब होता है बिल्कुल ही शुद्ध आदमी, मतलब कि मम्मी डैडी कहना मानने वाला, और बिल्कुल जो होता है कि एकदम परफेक्ट आदमी, मतलब कि परफेक्ट इन द सेंस कि किसी से बुरा नहीं बोलता है, किसी से कुछ नहीं करता है, और अपनी जो यूथ लाइफ है वो भी बिल्कुल एकदम ऐसे जीता है कि जैसे बहुत ईज्ड व्यक्ति हो, तो उसको बोलते हैं पारसा। तो जोश मलियावादी का एक शेर है कि किसी का ऐहद जवानी में पारसा होना, कसम खुदा की ये तौहीन है जवानी की। तो आप बताइए सर अपने जवानी के किस्से। मेरे जवानी के किस्से बहुत वेरिड हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के हैं। वैसे आप अभी भी जवान हैं। हाँ, मैं अभी भी जवान हूँ। मैं जवानी चल रही है। सही बात है, मेरी कौन सी जवानी खत्म हो गई जी, राइट। एंड मैं जवानी में मैं यहाँ आ गया था 18 साल की उम्र में, मैं दिल्ली आ गया जी। उसके बाद मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से पढ़ाई करी 3 साल। तो मैंने काफ़ी, जिसको कहते हैं ना वाइल्ड यूथ, जिसको कहते हैं आपका जो वाइल्ड जो टीनेज ईयर्स होते हैं, वो मैंने वो लाइफ लीड की। तो व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई वुड नॉट लाइक टू स्पीक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई हैव लिव्ड दैट लाइफ व्हेन आई वाज अ कॉलेज स्टूडेंट राइट। तो वो थोड़ी सी मतलब वो थी, और मतलब माय पेरेंट्स वर रियली कंसर्न्ड कि भाई एक तो ये प्रोफेशन, ऊपर से जो थॉट प्रोसेस, ऊपर से लिखने बोलने का कमांड, और लिखने बोलने का ही कमांड नहीं, हड़काने का भी कमांड है। भाई लखनऊ में हड़काने वाला एक वो होता है कि हड़काने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कि जैसे अगर आप 4 लोगों के बीच में हैं, आपकी आवाज़ इतनी बुलंद है कि अब आपकी शांत करा दिया तो बिल्कुल आप शांत हो जाते हैं। तो उनको बड़ा डर लगता था कि कहीं कुछ ऐसा ना कर जाए कि कहीं से जो है इसका करियर का ग्राफ या इसकी जिंदगी का ग्राफ ही कुछ और पलट। वैसे सर आपने मुस्कान देख के लगता नहीं कि आप हड़का भी सकते हैं? नहीं, मैं बहुत हड़का सकता हूँ। आपने शायद क्लास में नोटिस नहीं किया होगा, बट नहीं, जो बैक बेंचर्स थे और जो मतलब काम नहीं करते उनको तो आप देखते थे, लेकिन वैसे लगता नहीं है। कोई आपको पहली बार देखेगा तो लगेगा नहीं बिल्कुल। बहुत से स्टूडेंट्स को एक मुझसे बड़ी तकलीफ है जी कि मैं क्लास में हंसता कम हूँ, that I don't naturally smile, right? But if you get to know me personally, you will realize that I am a very natural smiler. कि मेरी एकदम से मेरी हंसी अपने आप से छूट जाती है, ठीक है। तो वो एक मतलब पॉइंट ये है कि मैं आपसे जो एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जो आप अपनी मेरी जवानी के दिन के बारे में जो बात कर रहे हैं, जो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, तो I have lived a very I would say a very, you know, I've been very blessed with friends, I've been blessed with family, I've been blessed with colleagues who have really not just helped me have fun, but they've also helped shape my life and my career in many ways. मेरा एक बहुत खास दोस्त है जो कि लंदन में है इस समय, और उसके साथ मैंने वो ज़िंदगी के वो पल गुजारे हैं जो कि शायद मैंने अपनी फैमिली के साथ भी नहीं गुजारे होंगे। We have that kind of connect and that kind of bond. और हम 2 ही काफ़ी थे। मुझे कभी भी भीड़ का शौक नहीं था। हम 2 ही काफ़ी थे, और हम 2 ही इतने काफ़ी थे कि मतलब लोगों को ये बड़ी दिक्कत होती थी कि भाई ये 2 इतने जो है, इनकी इतनी घनिष्ठ मित्रता कैसे है। आपकी टाइम की दोस्ती और आज के टाइम की अगर दोस्ती की बात करी जाए तो बहुत अंतर आ गया है उस जमाने में और आज के जमाने में। बिल्कुल आ गया। आज के ज़माने में ये माना जाता है कि जब तक आपके साथ में आपका दोस्त बैठ के पिए नहीं और सिगरेट ना जलाए, तब तक वो सच्चा दोस्त नहीं है, या फिर आपकी दोस्ती इतनी गहरी नहीं हुई। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं?
आपका कहना बहुत सही है और मैं आपकी बिल्कुल मतलब आपके थॉट से वाकिफ रखता हूँ जी। मेरे ही और मेरे फ्रेंड, जो मेरा फ्रेंड उसका नाम सौरभ है, हम लोग की जो फ्रेंडशिप है, हम वी बॉन्डेड ओवर फूड। खाना, एक भोजन और फूड मेरी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है, जो कि उसकी लाइफ का भी हिस्सा है जी। पंजाबी है, राइट। तो हम, और वो दिल्ली का था। इस शहर को घुमाने में और इस शहर से मुझको मतलब आप कह लीजिए इंट्रोड्यूस कराने में सौरभ का बहुत बड़ा रोल था। तो हम लोग का कभी मतलब किसी भी वाइस को लेकर के हम लोग की बॉन्डिंग नहीं थी। हमारी बॉन्डिंग बहुत अलग थी। हम लोग बहुत पैदल चलते थे। आजकल के मैं देखता हूँ बहुत सारे यंगस्टर्स को देखता हूँ, दे डोंट वांट टू वॉक। हम लोग बहुत पैदल चलते थे। हम लोग का साउथ कैंपस में कॉलेज होता था। साउथ कैंपस से बस पकड़ के हम लोग आते थे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, और पर्पसफुली सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आते थे क्योंकि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से हम लोग पैदल चल करके सीपी जाते थे। वो सीपी में रहता था और वहाँ पे हम लोग का अड्डे थे जहाँ पे सिर्फ खाना पीना होता था, सब हम लोग खाते थे एंड बहुत अलग अलग चीज़ें खाते थे और हम लोग की मुद्दों पे बातें होती थी। तो हमारी फ्रेंडशिप जो है ना, हमारी फ्रेंडशिप, मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट आवर फ्रेंडशिप वाज नेवर मटीरियल इन द सेंस कि पैसे रुपए से हमारी फ्रेंडशिप कभी डिटरमिन नहीं। ऑब्वियसली सौरभ की फैमिली यहाँ थी, he had more access to money, I did not have that kind of access to money, but it was never an issue between the two of us जी। लेकिन जैसे अगर हम आज की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक मूलभूत जो सिद्धांत होता है, एक लाइफ फिलॉसफी होती है, कहीं ना कहीं हम सब में वो उसकी कमी नज़र आती है। खासकर अगर जेनजी की बात करी जाए, हम मेरे जनरेशन के लोगों की बात करी जाए, तो कोई ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि नहीं मुझे इसी चीज़ को फॉलो करना है। वो अपने आप को बहुत ही मोल्ड करते रहते हैं और जब मौका पड़ जाता है खाली प्लेजर के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी कर जाते हैं जिनका शायद हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, और कोई ऐसा सिद्धांत अब बाकी रह नहीं गया। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि कोई लाइफ फिलॉसफी जीवन में होनी चाहिए, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो कॉलेज ही आप मतलब पढ़ भी रहे हो, तो क्या देखिए, मैं एक लाइफ की फिलॉसफी जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है जी, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, विच इज़ पंक्चुअलिटी, समय पे पहुंचना जी। मैं समय का बहुत पाबंद आदमी हूँ जी, बहुत ज़्यादा। अगर किसी ने मुझे 8 बजे का समय दिया है मिलने के लिए, तो मैं वहाँ 7:55 पे पहुँच जाऊँगा। सर आपने भी दिखाया आज। मैंने आपको फ़ोन किया, ठीक है, पूछने के लिए कि क्या हुआ, कि क्या मतलब कितने बजे पहुँचना है। तो मैं समय का बहुत पाबंद आदमी हूँ। ये मैंने अपनी चीज़ अपने ग्रैंडफादर से भी सीखी और मैंने अपने फादर से भी सीखी। उसका रीज़न ये था कि दोनों गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत थे और उनके लिए टाइम वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर माई ग्रैंडफादर, मैंने उनको, जब मैं पैदा हुआ तब तक वो रिटायर होने वाले थे। मैंने उन्हें 1 आध साल बस काम करते देखा, वो तो खैर मेरी मेमोरी भी नहीं थी। लेकिन जो मैंने उनसे सुना कि अगर मीटिंग 10 बजे की है तो एज एन ऑफिसर यू शुड इंश्योर कि आप वहाँ पे 10 मिनट पहले पहुँच जाएं, भले ही बशर्ते आप अंदर ना जाएं कमरे में जहाँ मीटिंग होनी है, बाहर ऑफिस में वेट करें, लेकिन आप यू शुड इंश्योर दैट एंड यू शुड सेट एन एग्जांपल फॉर द रेस्ट ऑफ योर सबऑर्डिनेट्स एंड फॉर योर कॉलीग्स कि समय की अहमियत क्या होती है। तो वो समय की जो अहमियत है वो आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं जब क्लासरूम में जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, बहुत से दफ़ा तो स्टूडेंट्स ही नहीं होते हैं, भाई 4 स्टूडेंट बैठे हैं, क्लास है 60 की, बैठे हैं 4 या 5 या 6। आप कितना एक चीज को कितनी बार रिपीट करेंगे? एंड आई थिंक दिस हैज टू कम फ्रॉम विद हिम। एज अ जर्नलिस्ट इट रियली हेल्प्ड मी। व्हाई इट हेल्प्ड मी? बिकॉज जब मुझे मीटिंग्स होती थी और मेरी मीटिंग्स मतलब बड़े सेक्रेटरीज एंड मिनिस्टर्स एंड मैंने मतलब कोई ऐसा शायद रहा नहीं होगा जैसे मैंने मीटिंग नहीं करी होगी। आई हैव मेट एवरीबॉडी एंड वी हैड टू इंश्योर, वी हैड टू स्टिक टू टाइम। एंड उसका एक और ये भी था कि मैंने वायर एजेंसी में काम किया। वायर एजेंसी में टाइम इज वेरी प्रेशियस। एक सेकंड पे न्यूज़ जो है ऊपर नीचे हो जाती है एंड दैट इज व्हाट लीड्स टू योर पॉपुलैरिटी एंड दैट इज व्हाट लीड्स टू योर कॉम्पिटिटर्स पॉपुलैरिटी। तो मैं कहता हूँ कि एक फिलॉसफी जो सबसे इम्पोर्टेंट है आज के लिए, दैट इज टाइम मैनेजमेंट, एंड टाइम मैनेजमेंट शुड बी वेरी वेरी क्रिटिकल एंड वेरी नेसेसरी। तो जवानी की बात हो रही थी और जवानी में कुछ एहतियात भी बरतने पड़ते हैं। तो मीर अनीस का एक शेर है कि तमाम उम्र इसी एहतियात में गुजरी कि आशिया किसी शाख चमन पर वार ना हो। वाह क्या बात। तो क्या रहा, कौन कौन सी एहतियातें आपने बरती है ज़िंदगी में और ताकि इस जो आप मुकाम हासिल करना चाहते थे वो कर सके?
क्या क्या एहतियात है? ऐसी तो मैंने शायद मैं कुछ कहूँगा नहीं कि मेरी ऐसी कोई एहतियातें मैंने बरती, बट हाँ मुझे जैसे कहीं थोड़ा बहुत, जैसे ये टाइम वाला एक एस्पेक्ट जो था, इस वजह से कभी कभी ये हुआ कि शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। तो मैंने एक बार मैं आपको अपनी एक एनेक्डोट बताऊंगा। मेरी एक मीटिंग थी, एक मिनिस्टर थे, उनसे मेरी मीटिंग थी, और हुआ क्या कि उन्होंने 10 बजे का टाइम दिया था और मुझे उनके ऑफिस में पहुंचते पहुंचते 10:05 हो गए, और वो 5 मिनट उनको मेरे लिए वेट करना। वो 5 मिनट मुझे इतने भारी पड़े कि मैं पूरा दिन उनके ऑफिस में बाहर बैठा, तब भी वो मुझसे नहीं मिले। और जब वो बाहर निकले तब उन्होंने मुझको ये कहा कि देवांग, यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दोस 5 मिनट्स दैट यू मेड मी लेट। तो मैं यही एक चीज़ एक बोलूँगा। तो ये एक बहुत बड़ी एहतियात जो मेरे लिए एक लर्निंग थी, ये एहतियात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा, मुझको लगता है हर चीज़ मॉडरेशन में होनी चाहिए। आपको एक ये है कि, और ये मुझे लगता है कि लखनऊ के एक पानी में ही मुझे लगता है बात है कि लखनऊ वाले आपको जो है ना, बहुत वो आपको उनको अपनी लिमिट्स पता होती हैं, ठीक है, और वो लिमिट जानना बहुत ज़रूरी है। मुझको लगता है कि आप मतलब हर चीज़ करें, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसको आप ना करें, कोई भी ऐसी एस्पेक्ट ना हो लाइफ का जिससे कि आप वंचित रहें। लेकिन यू मस्ट सेट योर बाउंड्रीज एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड where and how and you know in what way will it lead you to। वो बहुत जरूरी। जैसे आप अभी लिमिट्स की बात कर रहे हैं, तो आजकल बहुत सारी लिमिट्स तोड़ी जा रही है जी। और जिस तरह से अगर मैं अभी करंट एग्जांपल लूँ तो रणवीर अलाहाबादिया का जो केस हुआ और IGL का जो मामला है, तो उस पर आपकी क्या राय है? मतलब रणवीर अलाहाबादिया ने जो कमेंट करा वो वास्तव में बहुत वल्गर था, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन इसमें जिस तरह से राजनीति ने दखल दिया, और जब हम मॉरलिटी और एथिक्स की बात करते हैं तो तर्क ये आता है कि मॉरलिटी और एथिक्स सोसाइटी तय करती है। ये राजनीति का काम नहीं है कि वो मॉरलिटी और एथिक्स तय करे, क्योंकि अगर मॉरलिटी या एथिक्स तय करने लगेगी तो वो आपके बेडरूम में भी घुसेगी और वहाँ पे भी एथिक्स आपको समझाएगी। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इस पर मेरी राय बहुत क्लियर है जी। मेरे 2 पहलू के बारे में बात करूँगा। पहली चीज़ तो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी जी। तो मुझे जो स्टैंड अप कॉमेडी में मुझे क्या लगता है कि उसमें आपको फोर्स किया जाता है हंसने के लिए, तो इट्स नॉट नेचुरल, राइट। मुझे लगता है कि जो एक ज़माने में सटायर होता था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जसपाल भट्टी साहब का फ्लॉप शो आता था जी। तो उसमें एक वीडियो है बड़ा पॉपुलर, और एक और भी मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा, अनवर मकसूद साहब का एक उनका शो आता था पाकिस्तान पे, ARY डिजिटल चैनल पे आता था, लूज स्टॉक, ठीक है। तो इन 2 शोज में क्या होता था कि इनमें सर्कमस्टांसेस ऐसे दिखाए जाते थे, ये वो एक सटायर होता था कि उसमें आपको नेचुरली हंसी आएगी। स्टैंड अप कॉमेडी में मुझे ये लगता है कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू आर बीइंग मेड टू लाफ। तो मुझे ऐसा लगा कि जहां तक रणवीर अलाहाबादिया का कमेंट है, या जो समय रैना वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस, ही इज आल्सो अ स्टैंड अप कॉमिक, मुझे लगा कि एक तो वो कमेंट बहुत भद्दा था, इट वाज अ वल्गर कमेंट, ऑब्सीन कमेंट, एंड आई डू नॉट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ प्रोसेस। बट जो आपने मोरालिटी की बात करी, जिस तरीके से पॉलिटिक्स ने इसमें इन्वॉल्व होकर के, पॉलिटिशियंस ने इन्वॉल्व होकर के एक मोरालिटी के एस्पेक्ट को, और मतलब जिस तरीके से एक्शन उनके अगेंस्ट में इनिशिएट किया गया, आई थिंक वो एक पॉलिटिकल ओवर रीच का केस है। पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस आर नॉट आर मॉरल कीपर्स, दे विल नॉट डिटरमिन कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। भाई ये मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन है कि मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आई। नॉट नेसेसरी कि मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन सबकी ओपिनियन है। भाई आपको हो सकता है वो अच्छी लगी हो, किसी और को अच्छा लगा हो, किसी तीसरे को अच्छा लगा हो, बट नॉट नेसेसरी, राइट। तो मेरा कहना ये है कि पॉलिटिक्स शुड स्टे अवे एंड देयर शुड बी अ लिमिट दैट शुड बी ड्रॉन कि पॉलिटिकल ओवररीच कहाँ पे थमनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वी हैव हैड इंस्टेंसेस across history over a period of time where political overreach has इसमें एक और एंगल सामने आ रहा है कि पहले भी ऐसा कमेंट हुआ था 2006 या 8 में एक स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं करा था, लेकिन रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर इसलिए ज़्यादा ट्रायल हुआ क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया पहले पॉडकास्ट कर चुके थे बहुत सारे पॉलिटिशियंस का, तो हाई प्रोफाइल इंटरव्यूज़ वो करते थे, तो इसकी वजह से हाई प्रोफाइल लोगों के इसमें करेक्शन होने के चलते उन्होंने अपने PR के लिए ये सब करा ताकि उनका PR खराब ना हो जाए।
क्योंकि जैसे वो उदाहरण दिया जाता है कि आप किसी शराबी के साथ बैठे हैं, आप बेशक शराब ना पी रहे हो लेकिन आप शराबी कहलाएंगे, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो शायद ये इस वजह से इसमें ज़्यादा ट्रायल हुआ। देखिए रणवीर अलावादिया का जो केस है, मुझे लगता है कि जहाँ तक वो अपने पॉडकास्ट करते थे, बियर बाइसेप्स के नाम से उनका शायद वो पहले तो वो कुछ और ही था, फिर वो पॉडकास्ट करने लगे और वो मतलब ही इज मेटामॉर्फोज्ड आई वुड से, कि मतलब उनका 360 डिग्री एक तरीके से उनका एक एवोल्यूशन हो गया है इस कमेंट के बाद से। मुझे लगता है कि शायद ये आई एम नॉट श्योर if it was a slip of tongue, राइट, बट मुझे लगता है कि रणवीर अलावादिया को कहीं थोड़ी सी, जैसा आपने कहा कि वो एहतियात बरतने वाली जो बात है, तो वो एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर, व्हेन पीपल लिसन टू यू, व्हेन पीपल वॉच यू, इट्स वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड एंड टू नो व्हाट टू स्पीक एंड वेयर टू स्पीक। सर मेरा एक शेर है कि खुद से चलकर नहीं अहले दानिश होते हैं, पास बैठते हैं ऊंचे तो कुछ लायक होते हैं। जी, तो कौन से वो गुरु थे जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करा, और किन किन लोगों का हिस्सा रहा आपके जीवन में आपकी सफलता के लिए? देखिए सर, मैंने सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपको दे ही दिया जी, अपने दादाजी जी, उन्होंने मुझे बहुत बहुत प्रेरणा दी, ठीक है। और उसके बाद से मुझे अपने स्कूल में, जब मैं अपने स्कूल में पढ़ता था, स्कूल में इन्फ्लुएंस टीचर्स का बहुत ज़्यादा होता है जी, और बट मोर देन दैट आई वुड से कि मेरी मदर भी टीचर हैं, और टीचर अब तो नहीं है, अब तो ना शी रन्स अ स्कूल ऑफ हर ओन सेल्फ, बट जिस ज़माने में वो टीचर थी, उनकी एक कॉलीग होती थी, तो उनके घर में बहुत छोटी उम्र से जाता था। उन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाई है टेक्निकली, शी हैज़ टॉट मी इंग्लिश, माय मदर हैज़ आल्सो टॉट मी, बट उन्होंने जो मुझे अंग्रेजी के लेसन्स दिए वो शायद मुझे मेरे स्कूल में भी नहीं मिले। जिस तरीके से उन्होंने मुझे मोल्ड किया, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट शी इंस्टिल्ड इन मी, तो आई थिंक वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने रोल प्ले किया। My parents have always they've taught me a lot of values. मेरी मदर ने मुझे बहुत पढ़ाया, मतलब वो मेरी मदर ज्योग्राफी की टीचर थी बेसिकली, तो मेरा नेचुरल इंटरेस्ट सोशल साइंसेस की तरफ बहुत ज़्यादा था, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मतलब मुझे पॉलिटिकल साइंस मुझे बहुत पढ़ना पसंद था, तो उन्होंने मुझे बहुत पढ़ाया, और तो वो उनका एक रोल है। फादर ने मुझे मेरे बहुत मतलब माय वैल्यू सिस्टम केम फ्रॉम माय फादर, एंड सो आई थिंक आई वुड से दैट कॉलेज में आकर के मेरी एक टीचर हैं जिनको कि मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ, आज वो इस समय डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर कल्चर, मीडिया एंड गवर्नेंस की, नेम इज डॉक्टर तरजीत सबरवाल। सो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, एंड देयर इज वन पर्सन दैट आई डेफिनेटली लाइक टू मेंशन, दैट इज आवर चेयरपर्सन प्रोफेसर सिद्धार्थ मिश्रा। उन्होंने मुझे एज एन इंटर्न काम दिया था अपने पास में, तो उन्होंने मुझको ग्रो करते हुए देखा है, उन्होंने मुझे जर्नलिज्म के वो एस्पेक्ट सिखाए हैं जो कि शायद मैंने उनको बहुत यूटिलाइज किया अपने प्रोफेशनल जर्नी में, अपने प्रोफेशनल करियर में। तो आई थिंक इन लोगों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। एंड बाकी मैं कहूँगा कि मैं दिल्ली आया था तो मैं अपनी बुआ के पास रहा, तो आई हैव लिव्ड विद माय आंट फॉर मैनी इयर्स, तो उनका एक मेरी लाइफ पे बहुत प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस रहा है, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। इतने लोग तो मैंने ही आपको गिना दिया, और भी बहुत सारे लोग हैं, बट आई डोंट थिंक वी हैव दैट काइंड ऑफ टाइम कि मैं सबका नाम बता सकूं। अगले मैं सवाल की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले जोश का एक शेर है, वो मैं सुनाना चाहता हूँ आपको कि दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने ना दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। तो वो कौन सा समय होता है, या फिर कौन सी ऐसे जब मोड़ आते हैं जब आप घर को सबसे ज़्यादा याद करते हैं? देखिए सचिन, मेरी लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट रही है जी। मैंने घर कभी छोड़ा ही नहीं जी। मैंने लखनऊ छोड़ा, लेकिन मैंने घर नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं अपनी बुआ के पास रहा जी। तो वो जो एक फीलिंग आती है लोगों को कि उन्होंने वो घर से निकल के, भाई वो लखनऊ की याद आती थी, वो लखनऊ की आज भी मतलब कभी कभी वो होता है कि मतलब मन करता है कि यार कहाँ इस पागलपन में पड़े हुए हैं, पोल्यूशन भरी मतलब एक सिटी है, इतना ट्रैफिक है, इतनी आफत है इस शहर में, यार सब छोड़ छाड़ करके लखनऊ तहजीब भी नहीं है, बात करने का सलीका नहीं है लोगों में, गाली गलौज करते हैं, मारपीट पे उतर आए हैं, आपका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। नेचुरली आई एम लिटिल शॉर्ट टेम्पर्ड, तो मेरा गुस्सा बहुत जल्दी मैं पकड़ता हूँ, और मेरे कान बहुत जल्दी लाल होते हैं, ठीक है। तो मुझे कभी कभी मेरे फैमिली को ये भी डर लगता है, स्पेशली माई वाइफ गेट्स उनको बहुत डर लगता है कि कहीं ये कुछ गाड़ी चलाते समय ये कुछ कर ना दें,
ठीक है, तो पॉइंट वही है कि वो चीज़ मैं मिस करता हूँ लखनऊ के बारे में। घर का एक जो सुकून था वो मैंने बहुत मिस किया। एक लाइफ में मैंने इतनी जल्दी एंटिसिपेट नहीं किया था कि मुझको इतना कुछ लाइफ में कर लेना पड़ेगा। मैं आपको अपना जर्नी बताता हूँ कि हम लोग ईस्ट दिल्ली में रहते थे, एट द बॉर्डर ऑफ नोएडा एंड दिल्ली। एक ईस्टर्न अपार्टमेंट्स करके हैं बहुत फेमस, तो मयूर विहार में पढ़ते हैं हम लोग, वहाँ रहते थे। वहाँ से एक 323 नंबर की बस जाती थी। मेरा कॉलेज पढ़ता था नौरोजी नगर में, सॉरी नेताजी नगर में जी। तो नौरोजी नगर का बस स्टेशन होता था, तो वहाँ पे मुझे उस 323 नंबर की बस उतारना। और ये वाला टाइम था जब वो डीटीसी की लो फ्लोर बसेस नहीं थी, तो वो वाली पुरानी वाली बसें चलती थी जिसमें हाथ बजा करके वाइट वाली, हाँ वाइट वाली चलाई जाती थी। तो मैं वहाँ से उतरता था, तो वो एक मेरे लिए बड़ा चैलेंज था। वहाँ पे एक इंडियन ऑयल का चौराहा आता है नोएडा में, दैट इज सेक्टर 15 और 16 तो वहाँ से वो बस मिलती थी। और वहाँ से वो बस पकड़ के कॉलेज जाना, फिर वहाँ से उस बस स्टॉप से वॉक करके कॉलेज जाना। फिर मैं आंट वॉज वर्किंग एट यूनिसेफ इंडिया ऑफिस, तो वो लोधी स्टेट में पढ़ता था, तो वहाँ से 544 नंबर की एक बस आती थी, तो वो पकड़ के वो बस से वहाँ आना। तो ये सब चीज़ें ना मैंने लखनऊ में कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी, बिकॉज मुझे गाड़ी चलाने की आदत थी। और मेरे पास कभी मतलब गाड़ी अवेलेबल थी, भाई स्कूटर था, बाइक थी, इवन आई न्यू हाउ टू ड्राइव कार। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ कभी एक्सपीरियंस नहीं की। तो इन कंफर्ट्स को लेकर के हाँ लखनऊ की याद आती थी। और लखनऊ की याद इसलिए भी आती थी कि द काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस दैट आई कुड हैव विद माय ग्रैंडफादर, those conversations were somewhere missing। कितने ही बात कर लेंगे फोन पे, मतलब भाई ये भी इतना स्मार्टफोन्स भी इतने नहीं थे, वीडियो कॉल का भी कॉन्सेप्ट नहीं था उतना, ठीक है। तो लेकिन मेरी उनसे फोन पे बात होती थी, तो हम लोग बहुत भाई घंटे हम लोग बात करते थे, बहुत मुद्दों पे भी बात होती थी। लेकिन वो ऐसा लगता था यार कि हाउ सून कैन आई गो बैक। होने का एहसास अलग होता है। बिल्कुल, होने का एहसास अलग। बिल्कुल। तो अभी हम रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ते हैं, तो कुछ फटाफट हम क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको बिल्कुल तुरंत जवाब उसका देना पड़ेगा, जो दिमाग में आए, जो दिमाग में पहले आ जाए। तो एक शब्द में डिस्क्राइब करिए लखनऊ को। एहसास। एक ऐसा शहर बताइए सर कि आपको लगता हो कि ये दूसरा घर है, लखनऊ ये दूसरा है, दूसरा लखनऊ। दिल्ली कहूँगा, बिकॉज मैं दिल्ली में रहा हूँ, तो मैं भाई लखनऊ या दिल्ली के बीच में ही सबसे ज़्यादा मैंने ट्रैवल किया है, तो मैं दिल्ली। ये शायद एक दूसरे के विलोम हो सकते हैं। विलोम ही है एक तरीके से। अगर स्ट्रीट फूड लखनऊ का अगर कोई जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा क्रेव करते हो? चाट। टी या कॉफ़ी? टी। लखनवी तहजीब या दिल्ली हसल? तहजीब। A book that deeply impacted you? Book that has deeply impacted me? Yes. ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसी बहुत सी किताबें हैं that have really left an impact on my mind. But I think वो जवाहरलाल नेहरू's book, The Discovery of India, that has had a very deep impact on my mind. One myth about media that people should stop believing. One myth about media is a myth in itself. तो वो myth इतना बड़ा हो गया है that it's very difficult to identify what is believable and what is not believable. जी बिल्कुल। One thing about Lucknow that every outsider should experience. Lucknow's food. And Lucknow's culture. जी। Describe your journey so far in a hashtag. In a hashtag. Hashtag pressed for time. Pressed for time ही मैं कहूँगा, because मेरे पास समय का बहुत अभाव रहता है. So. One thing you hate about our generation. One thing that I hate about your generation. Yes. जो आप लोग punctual नहीं होते हैं, right? I really hate the fact that you guys are not punctual. That you should be punctual. We are sorry. No problem. You don't have to be sorry. But you were very punctual. But तुम तो क्लास में बहुत आते थे, बहुत टाइमली आते थे, बहुत से ऐसे थे जो नहीं आते थे, तो वो चीज़ मुझे बहुत अखरती थी, भाई क्लास में क्यों नहीं है। जी बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? Your degree. ये दोबारा आपने धक्का दे दी। Your degree. I tell you why. जी। आप आज, और मतलब ये शायद मुझे बोलना नहीं चाहिए because I'm a professor myself. जी।
बट बहुत सी चीजें जो आप क्लासरूम में सीखते हैं, जी। जब आप बाहर फील्ड पे जाते हैं बिल्कुल वो अलग है। बिल्कुल बिल्कुल फील्ड में जब आपको जूता पड़ता है ना, तब वो आपकी चांद पे आपको जूता पड़ता है। मैंने एक्सपीरियंस करा है सर कि जब मैं यूट्यूब एक चैनल था उसके लिए मैं लोकसभा में मैंने रिपोर्टिंग करी थी। जी। तो ग्राउंड पे जो चीजें होती थी वो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती जी, थी, कभी बिल्कुल, मारपीट हो जाती थी, कभी कुछ पुलिस भी आ हो जाती सकता है, थी। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जी। I'll give you an example. मैं इंटर्नशिप कर रहा था, मेरा एक मैंने पेज बनाया, तो मैं अपने बॉस के पास लेकर के गया, मैंने कहा ये, तो उसमें हेडलाइन में क्या था, बीट में हेडलाइन थी, इधर भी स्पेस थी, इधर भी स्पेस थी। What he did, he tore it up like this and he threw it on my face. Like, is this what you learn in school? In journalism schools? Well, you should be ashamed of this. इसलिए ये सब मेरे साथ भी हुआ है जब मैं अमर उजाला में इंटर्नशिप के लिए जी। गया था। तो जब मैंने स्टोरी मैंने सोचा मैंने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है, बिल्कुल। मेरे जैसा कोई लिख ही नहीं सकता है। बिल्कुल। और जैसे ही मैं एडिटर साहब के डेस्क पर लेके गया, उन्होंने देखा और बोला ले जाओ इसको, दे दो। ये नहीं, उन्होंने पढ़ा भी नहीं। एग्जैक्टली नहीं पढ़ा, उन्होंने देखा कि ये हेडलाइन इस लायक नहीं है कि ये फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर पे जाएगी, जी। और बोला एंड यू शुड बी अशेम्ड कि तुम जो है फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर के लिए एक ऐसी सस्ती हेडलाइन लिख करके लाए हो जिसका कि कोई मतलब नहीं है। जी। जी। तो अब हम अंत की तरफ बढ़ेंगे। जी। हमने बहुत सारी बातें करी। जी। हमारे शो का जो नाम है मुहाजिरनामा, जी। मुनव्वर राना साहब का एक शेर है कि मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, जी। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं, जी। और नई दुनिया बसा लेने की एक कमज़ोर चाहत में जी। पुराने घर की दहलीजों को सूना छोड़ा है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो सर आपको बोलना है कि मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए। दिल्ली वालों के लिए है ये। अच्छा, ये मुझे बोलना जी। मुहाजिर मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हम हैं, एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए। हम उतना छोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सचिन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thanks.